जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करेंगे बिहार सचिवालय के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 7। ये जो क्लास होने वाले है दोस्तों, महाविश्लेषण क्लास होने वाली है दोस्तों। आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। तो टाइम को ना व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो का जो टारगेट है दोस्तों 1000 लाइक का टारगेट है। 1000 लाइक का टारगेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। भारत में एक राज्य का गवर्नर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत में अगर किसी राज्य का गवर्नर है तो वह राष्ट्रपति के। महाविश्लेषण क्लास है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, एशियाई सिंह केवल कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई सिंह जो पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में केवल पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है दोस्तों। यह एक प्राकृतिक आवास है जो कि एशियाई सिंहों का है, अतः ये केवल इसी स्थान पर पाए जाते हैं। एशियाई सिंह जो है केवल गुजरात में ही पाए जाते हैं। ये भी प्रश्न याद रखना है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये जो है जम्मू कश्मीर में, ये भी हमें याद रखना है। 3 नंबर प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की और पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले सिंधु दुर्ग हो जाएगा, उसके बाद केंद्रोमुख हो जाएगा, सुंदे दुर्ग, केंद्रोमुख और ऊटी, उसके बाद मन्नार। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होने वाला है। क्रम आप मिला लें, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पुरापाषाण स्थल नहीं है? तो भारत का एक पुरापाषाण स्थल नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बराबर की गुफाएं पुरापाषाण स्थल नहीं है, ठीक है। बात करें दिए गए पुरातत्व स्थलों में बराबर की गुफाएं पुरापाषाण स्थलें नहीं है। इनका निर्माण मौर्य काल में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बराबर गुफा का निर्माण मौर्य काल में हुआ है, जिसे अजीवक संप्रदाय को दे दिया गया था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न हमें याद रखना है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे, ठीक है। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता स्थलों में महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ठीक है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पर विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार भी पाया गया है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लारकाना जिले में है, ये भी याद रखना है। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद में आते हैं? तो बुद्ध और महावीर जो आते हैं मगध महाजनपद में आते हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर महापुरुषों का संबंध मगध महाजनपद से था, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न की बात करें, संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 14 जो है भारतीय नागरिकों को समानता प्रदान करता है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समान समानता प्रदान करता है आर्टिकल 14। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन इसका कहाँ है? तो ऑप्शन जो इसका जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 जो है विधि के समान समानता का अधिकार प्राप्त करता है। कौन? तो आर्टिकल 14, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित का विचार करें। विचार करना है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार करें। भुगतान बैंकों को खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना। तो 8 का यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है, तो उसका जो कूट दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना क्या है? तो बिहार का यहाँ पर जो सबसे प्राचीन परियोजना है वह सोन परियोजना हो जाएगा। बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना सोन परियोजना। 10वां नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो भारत में बाल श्रम उन्मूलन का जो प्रावधान करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 24। बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां नंबर प्रश्न है, अधिकांश भारतीयों लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि में विकसित हुई है? अधिकांश भारतीय लिपियां जो विकसित हुई है वह ब्राह्मी लिपि में हुई है। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य स्थित है। चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों।
13वां नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। संत विद्यारण्य की सहायता से इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। बात करें 13वां नंबर प्रश्न, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो बाल विहार प्रणाली के जो संस्थापक थे वो फ्रोवले थे, फ्रोवले। ठीक है, 14वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किए गए हैं? तो इनका जो स्थापना हुआ है दोस्तों 1770 में हुआ। कब हुआ है? 1770 में इसका स्थापना हुआ है। 15 नंबर प्रश्न है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो सिविल सेवा जो प्रारंभ की गई थी दोस्तों ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में सिविल सेवा का जो है स्टार्ट किया था। सिविल सेवा नागरिक सेवा के नाम से भी जाना जाता है, इसे स्टार्ट किया गया था। चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है और बात करें इसकी स्थापना पर 2011 से 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न, बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां कौन सी है? तो बिहार में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों का जो कौन इसमें नहीं है? तो 17 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 4 महानंदा हो जाएगा। महानंदा दक्षिण से नहीं मिलती है, ये हमें याद रखना है। गंगा नदी बिहार की प्रमुख नदी है। चौसा के निकट यह बिहार के मैदान में प्रवेश करती है और बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटते हुए बंगाल में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी के दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां जो है दोस्तों कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है तथा क्यूल नदी है। जबकि महानंदा बिहार में गंगा नदी के उत्तर दिशा से मिलती है। उत्तर दिशा से गंगा नदी में मिलने वाली बिहार की प्रमुख नदियां जो हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगन, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा है, ये भी हमें याद रखना है। 18 नंबर प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन था? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल थी। कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल। 1954 में जो है इनका जन्म हुआ था और यह 1984 में जो है एवरेस्ट शिखर पर चली थी। ठीक है, 1984 में यह सर्वप्रथम बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी थी और यह उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से रहने वाले थे। ठीक है, चलते हैं। बछेंद्री पाल को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। 19वां नंबर प्रश्न है, भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, कई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी का जो लाल होने का जो मुख्य कारण है वो फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। ठीक है, प्रायद्वीप क्षेत्रों में तमिलनाडु के लेकर बुंदेलखंड के पूर्व में राजमहल से लेकर पश्चिमी काठियावाड़ तक ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। शून्य काल का अर्थ क्या है? तो शून्य काल का अर्थ क्या है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय की चर्चा के लिए उठाया जाए तो उसे शून्य काल कहते हैं। जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना हो तो वह शून्य काल का अर्थ होता है। ठीक है, 21वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, भाखड़ा बांध कहाँ है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। 22 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक जो वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों, तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा, ये हो जाएगा अमेजॉन बेसिन में। अमेजॉन बेसिन में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। डायरेक्ट पूछे विश्व में सर्वाधिक वर्षा तो वह होती है कहाँ? तो मेघालय में। कहाँ में? भारत के मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अन्य देशों की तुलना में, मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना ही अवमूल्यन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होने वाला है। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो बिहार के किस जिले में चाय की खेती? तो किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है, ये हमें याद रखना है। किशनगंज जो है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सर्वाधिक चाय की खेती होती है दोस्तों, तो इसीलिए किशनगंज का भी कुछ क्षेत्र चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 25 नंबर प्रश्न है, पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण एक परमाणु रिएक्टर था, वह कहाँ है? तो वह जो है दोस्तों, वह कहाँ है? इसका प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2
चेरनोबिल में है, चेरनोबिल में है। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न, मूक घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली केरल में है, साइलेंट वैली केरल में है, ये हमें याद रखना है। सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिणी कौन है? तो एकल द्वीप सुदूर दक्षिणी कौन है? तो 27 का जो सही आंसर होने वाला है ग्रेट निकोबार हो जाएगा। क्या है? ग्रेट निकोबार। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूर जो है किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न की बात करें, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव थे, पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव थे, ये भी हमें याद रखना है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर और मूल संस्थापक ऋषभदेव थे या आदित्यनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के अन्य तीर्थकर निम्नलिखित में से ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभु इत्यादि प्रसिद्ध थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वां नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो भारत में जो सर्वाधिक वन का क्षेत्र है ये किस प्रकार के वन है? तो चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं भारत में जो सर्वाधिक वन के क्षेत्र हैं वह जो हैं वह किस प्रकार के हैं। तो वह उष्णकटिबंध नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंध नम पर्णपाती वन भारत में इसी प्रकार के सर्वाधिक वन हैं। 31 नंबर प्रश्न है, समुद्री जल का औसतन खारापन कितना है? तो समुद्री जल का जो औसतन खारापन है वह कितना है? तो 3.5%, 3.5%। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण आइटम यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? ब्याज का भुगतान करना। ब्याज का भुगतान करना गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम है। 33 नंबर प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो गठन है वह किसकी सिफारिश पर होगा? तो वह होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना होती है। 34 नंबर प्रश्न की बात करें, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल की देश के रूप में जाना जाता है? यानी कि खनिज दिल का देश के रूप में जाने जाने वाला पठार कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूढ़ प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ खनिजों पदार्थों का विपुल भंडार है। यह भारत के खनिज पदार्थों संसाधनों का अधिकांश भाग पूर्ति करता है। यह जो है दोस्तों ये झारखंड में पड़ता है, ये भी हमें याद रखना है। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है? तो कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है? तो 35 का जो आंसर होगा दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है समुद्री जल से निकाला जाता है निम्नलिखित में से। ठीक है, तो चलते हैं 36 नंबर प्रश्न, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों वह कहाँ हो जाएगा? भूमध्य सागर में। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है जिससे उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, यह भी हमें याद रखना है। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र का निर्माण केंद्र है? तो सबसे प्रमुख वस्त्र का निर्माण केंद्र कौन सा है दोस्तों? तो वह हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सूती कपड़ों की राजधानी भी कही जाती है। 38 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत का 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों यह क्या है? तो यह तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास है। 39 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो आता है दोस्तों वह क्या आता है उसको देख लेते हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो आता है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वह हो जाएगा मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बनाया गया है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर और उसकी रक्षा हेतु 5 प्रकार के रिट जारी करता है। वह रिट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण है। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? तो यानी कि बिहार में जब 1857 विद्रोह स्टार्ट हुआ था तो पटना का आयुक्त विलियम टेलर था। पटना का आयुक्त विलियम टेलर था। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो यहाँ पर सरकारी भाषा है वह अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है, याद रखना है दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न की बात करें तो यूएनओ में 193वां देश है दोस्तों। 193 देश हैं और 193वां देश दक्षिणी सूडान है। यूएनओ का मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है, याद रखने वाली बात है दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई थी? तो 1995 में मध्याह्न योजना जो चलाई गई थी दोस्तों, ये प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्याह्न योजना चलाई गई थी 1995 में। केंद्र सरकार की यह भोजन योजना थी दोस्तों। बात करें 1 से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों को 80% उपस्थिति पर अनाज दिए जाने की व्यवस्था की गई थी ताकि बच्चे विद्यालय में आ सकें। आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पका भोजन उपलब्ध कराया जाने लगा, जिससे विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जा सके। ठीक है, तो 1995 में ये जो है योजना लाई गई थी, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो भारतीय स्वतंत्रता लीग रास बिहारी बोस द्वारा जो स्टार्ट किया था, किस संगठन का एक लीग था? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज का एक था, भारतीय राष्ट्रीय फौज का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी, BR अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी दूसरे जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, और उन्हीं के कारण उसी में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच थोड़ा अनबन हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में नहीं पहुंचे थे। 45 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, कांग्रेस की प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे थे। 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना, तो जननी सुरक्षा योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो कस्तूरबा गांधी द्वारा जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट किया गया था उनके जन्म दिवस पर। 46 नंबर प्रश्न की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो यहाँ मेरुदंड होने वाला है दोस्तों, वह क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सर्वाधिक आय आता है वह सेवा क्षेत्र से आता है, ये भी हमें याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र जो है उद्योग क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। 47 नंबर प्रश्न है, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इकोनॉमिक जो सर्वे है ये प्रकाशित करता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, यानी कि फिनांस मिनिस्ट्री जो है इकोनॉमिक सर्वे को प्रकाशित करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48 नंबर प्रश्न की बात करें, देश में आबादी के लिहाज से सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार की रैंकिंग क्या है? यानी कि देश में जो है आबादी के हिसाब से सड़कों का घनत्व के मामले में बिहार की रैंकिंग, सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार की रैंकिंग कौन सी है? तो ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो चौथी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चौथी। 49 नंबर प्रश्न की बात करें, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? शाहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में ये शिलालेख है दोस्तों, इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 2 जो हैं शिलालेख वह पाकिस्तान से मिले हैं। शाहबाजगढ़ी को जो 2004 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अशोक का एक अन्य अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में भी लिखे गए हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यह भी हमें याद रखना है। 50 नंबर प्रश्न है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर आयोग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग बनाया गया था, जो लॉर्ड रिपन के काल में 1882 में इसकी स्थापना की गई थी। हंटर आयोग का गठन शिक्षा के क्षेत्र में हुए प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया था।
चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न से साइंस के 25 प्रश्न स्टार्ट होंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न न्यूमेरिकल है। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है तो फेंके जाने की गति बताए। तो फेंके जाने की गति, यहाँ पर विश्लेषण नहीं होगा दोस्तों, डायरेक्ट इसका आंसर हम बतला देते हैं। ये 50 मीटर पर सेकेंड होगा। विश्लेषण के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको PDF दे दिया जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, लकड़ी, लोहे व मोम को समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर गिरेगा? तो जो सबसे भारी होगा दोस्तों वह सबसे पहले पृथ्वी पर गिरेगा, यानी कि मुक्त हवा में है तो सबसे पहले लोहा गिरेगा। 53 नंबर प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो है दोस्तों, तब पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव की बात करें दोस्तों तो वह क्या होने वाला है? तो वह घट जाएगा। जब शुद्ध जल में जो है डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो है वह घट जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक कोण पर ताप शून्य हो जाता है। पृष्ठ तनाव इक्वल टू F/L, ठीक है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, ये भी हमें याद रखना है। 54 नंबर प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होती है इसीलिए, ठीक है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है इसीलिए जो है भाप से सर्वाधिक जलन महसूस होती है। 55 नंबर प्रश्न है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? एक आंख की अपेक्षा 2 आंख का होना सर्वाधिक आवश्यक है, यह इसका क्या कारण है? इसका जो कारण है दोस्तों, इसका कारण यह होगा कि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, इसलिए एक आंखों की अपेक्षा 2 आंख होने चाहिए, ठीक है, और होते भी हैं। 56 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। न्यूमेरिकल है दोस्तों, तो इसका डायरेक्ट आंसर जो होने वाला है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हम बता देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ जो है आपको PDF दे दिया जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्भाशय में शिशु के विकास के लिए जानकारी के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल। तो एक लड़की है दोस्तों, वह झूले पर बैठकर झूल रही है और लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो उसका जो है आवर्तकाल यानी कि दोलन काल कम हो जाएगा। दोलन काल जो है कम हो जाएगा, ये भी हम लोग को याद रखना है। आवर्तकाल यानी कि T = 2π√L/G होगा। G कमेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा तो G घटेगा, लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल घटेगा, आवर्तकाल लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। आवर्तकाल बढ़ने से क्या होगा? दोलन करने वाला जो है वह कम हो जाएगा। तो एकाएक खड़ी होने पर लंबाई, प्रभावी लंबाई बढ़ जाएगी, प्रभावी लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा और दोलन काल घट जाएगा। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, मेगर मापने का एक उपकरण है। तो मेगर मापने का जो एक उपकरण है तो वह क्या है दोस्तों? तो 59 नंबर का जो सही आंसर होने वाला है वह इंसुलेशन प्रतिरोध हो जाएगा। इंसुलेशन प्रतिरोध। चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की बात करें। 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर सूक्ष्म के विद्युत प्रतिरोध का परिमाप कितनी कोटि का होता है? यानी कि मानव शरीर के सूक्ष्म मानव शरीर का जो है विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 106 ओम। क्या हो जाएगा? 106 ओम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम की जो खोज हुई थी एडवर्ड टेलर द्वारा की गई थी। बात करें दोस्तों, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु संयोग करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। परमाणु बम नाभिक विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु बम नाभिक विखंडन पर आधारित होता है। 62 नंबर प्रश्न है, सोलर सेल किससे बनता है? तो सोलर सेल के जो बनता है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये बन जाएगा किससे? तो ये बन जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों से। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों से सोलर सेल का निर्माण किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सोलर सेल का आविष्कार एडमंड बेकुरल ने किया था। एडमंड बेकुरल ने सोलर सेल का आविष्कार किया था। 63 नंबर प्रश्न है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो उस पत्थर की जो गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? जब भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले उस पत्थर की जो है ऊर्जा सर्वाधिक होगी। 64 नंबर प्रश्न की बात करें, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। चलते हैं 65 नंबर प्रश्न, गैसोहोल क्या है? गैसोहोल क्या है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गैसोहोल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गैसोहोल एथिल अल्कोहल तथा पेट्रोल का मिश्रण है। एथिल अल्कोहल तथा पेट्रोल का मिश्रण गैसोहोल कहलाता है। 66 नंबर प्रश्न की बात करें, किसको सर्वात्रिक विलायक कहते हैं? तो सर्वात्रिक जो विलायक है दोस्तों, पानी को सर्वात्रिक विलायक, यानी कि सभी में घुलने वाला जो है वही सर्वात्रिक विलायक हुआ, तो पानी को सर्वात्रिक विलायक कहते हैं। 67 नंबर प्रश्न की बात करें, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो CaCO3 यानी 67 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका जो सही आंसर होने वाला है यह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा 12। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत 12% है। तो यह क्या हो जाएगा? कार्बन का जो है ये परमाणु भार लेंगे तो कार्बन का हो जाएगा, कैल्शियम का हो जाएगा परमाणु भार 40, उसके बाद कार्बन का लेंगे तो परमाणु भार +12, प्लस करेंगे ऑक्सीजन का परमाणु भार तो क्या हो जाएगा? 16 गुना 3, ऑक्सीजन 3 अणु है तो 16 × 48, टोटल 100 होता है। तो C की मात्रा यानी कार्बन की मात्रा हो जाएगा कितना? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 12, तो कार्बन परसेंटेज मांग रहा है तो 12/100 गुना 100 यानी कि 12% CaCO3 में परमाणु भार हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा। तो आप न्यूमेरिकल जो है PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ देखकर भी बना सकते हैं। 68 नंबर प्रश्न, हीरे की खनिजीय बनावट क्या होती है? तो हीरे की जो खनिजीय बनावट होती है कार्बनीय होती है। हीरे की जो खनिजीय बनावट क्या है? तो कार्बन का एक अपरूप है। 69 नंबर प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या होता है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0% होता है, यानी कि कुछ भी नहीं होता है। 17 नंबर प्रश्न की बात करें, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का जो यहाँ पर मुख्य कारण होने वाला है दोस्तों, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 होता है। अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण SO2 और NO2 है। 71 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, ये भी हमें याद रखना है। एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन है। इथिलीन का बहुलक पॉलीथीन है। वहीं एसिटिलीन एक ऐसा गैस है जो गैस को वेल्डिंग वाले सिलेंडरों में भरा जाता है, तो ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 72 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वह हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। 73 नंबर प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से मछली इनमें से कौन सी है? तो यह क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। 74 नंबर प्रश्न है, सांप के जहरीले दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप से, सांप के जहरीले दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप से क्या होते हैं? तो रूपांतरित रूप से जो होते हैं जभीका दंत, जभीका दंत। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों 75वां नंबर प्रश्न है, सेब का फल में लाली का कारण क्या है? तो सेब का फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन है। एंथोसाइनिन है। अभी हम लोगों ने देखा बिहार सचिवालय के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 7। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो 1000 लाइक का इस वीडियो में टारगेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है महाविश्लेषण क्लास है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।